वेलकम बैक एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी न्यू लेबर कोड चेंजेस के बारे में और कैसे आने वाले महीनों में ये रूल्स एम्प्लॉय की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसी दौरान कॉर्पोरेट लाइफ में जो चेंजेस और जो बदलाव हो रहे थे, हमने उसके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस किया था। ये इतना बड़ा था कि लोगों की नौकरियां ही नहीं, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग, उनकी कंप्लीट लाइफ स्टाइल और फ्यूचर स्टेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट डालेगा। आज की इसी वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, विद प्योर फैक्ट, रियल डेटा और कुछ रियल टाइम शॉकिंग एग्जाम्पल्स के साथ। 62 साल के जॉय फ्रेंड जो कि 6 सालों से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में कार्यरत थे। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस 20 से 22 साल का था और माइक्रोसॉफ्ट में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर के पद पर कार्य रहे थे। कुछ ले ऑफ से रिलेटेड कुछ रूमर्स अपने ऑफिस में सुनी, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे कि ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन दैट ऑफिस और काफी स्किल सेट से भी उनकी जो बैकग्राउंड था काफी मजबूत था। बट अचानक उनको एक ले ऑफ का नोटिस मिलता है। उनके अंदर 9 से 10 लोगों की टीम थी, जिसको कि वो लीड करते थे। उनकी टीम उनको मिलाकर और टोटल 14 से 15 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ एक ऐसी चीज है जो कि आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को आघात पहुंचाता है, उसके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देता है। तो ये एक मात्र उदाहरण है जो मैंने अभी आपको कोट किया इस वीडियो में। ऐसे हजारों लाखों और एग्जांपल्स हैं। अगर आप उनको सर्च करेंगे ऑन द नेट, आपको लिंक्डइन पर ऐसे बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी, आपको सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ये चीजें मिल जाएंगी। तो आइए अब हम एक नजर डालते हैं कंपनी वाइज ले ऑफ डेटा 2025 का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 12,000 एम्प्लॉइज, स्टैंडर्ड यूके 2000, इंटेल कॉर्पोरेशन 24,000, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 9,000, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 7,000 एम्प्लॉइज, टेलीफोनिका अप्रॉक्स 4,000 एम्प्लॉय, PwC 1,500, IBM 2,700 एंड सेम गोज टू अमेरिकन एयरलाइंस 2,700। तो जितना भी ये ले ऑफ हुआ है, ये ना केवल टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनीज में है, इसके अलावा फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये मल्टी इंडस्ट्रियल ले ऑफ है, जिसका की डेटा मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया है। तो आइए अब आगे चलते हैं और उन मेजर रीजंस पे नजर डालते हैं जिनका की असर माना जाता है 2025 के ले ऑफ्स में और आने वाले 2026 में भी प्रोबेबली ये एप्लीकेबल हो। जिनमें सबसे बड़ा पहला रीजन है कॉस्ट कटिंग का, दूसरा रीजन आता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का, तीसरा रीजन आता है ओवर हायरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक ईयर। अब 2020, 21 और 22 में मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज ने एग्रेसिवली हायरिंग की थी, बट 2024 और 25 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिल पाई इसमें। इस वजह से ये कंपनियां अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस कर रही हैं ग्रेजुअली। फोर्थ इसमें मेजर रीजन आता है मर्जर एंड एक्विजिशंस का। लाइव मिंट में छपी एक रिपोर्ट दिसंबर 2025 के अनुसार ओमनीक्रोम नाम की एक कंपनी ने इंटर पब्लिक ग्रुप को $13.5 बिलियन में एक्वायर किया और ये मर्जर के तुरंत बाद ही कंपनी ने अप्रॉक्स 4,000 जॉब्स जो हैं वो कट कर दी। तो इसका सीधा सा असर उनके एम्प्लॉइज के ले ऑफ पर आया। लेकिन इससे हुआ ये, उसने कई एजेंसी ब्रांड्स भी क्लोज कर दिए और मोस्टली जो ले ऑफ एम्प्लॉइज थे वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और मिडिल लीडरशिप रोल्स के थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इसी क्रम में पांचवा रीजन आता है जॉब रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से 41% कंपनीज नेक्स्ट 5 इयर्स में एआई की वजह से वर्कफोर्स को रिड्यूस करने वाली हैं। जो कर चुकी हैं उनका डेटा तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, और जो करने वाली है उसमें से कई कंपनीज हैं, जैसे ओरेकल है, CNN है, ड्रॉपबॉक्स है। नेक्स्ट इसमें रीजन आता है स्किल मिसमैच का। इकोनॉमिक टाइम्स 2025 की टेक रिपोर्ट के हिसाब से 64% इंडियन आईटी कंपनीज ने एआई टूल को इंटीग्रेट करना शुरू किया है, बट एज पर दी रिपोर्ट ओनली 38% एम्प्लॉइज जो हैं उन टूल्स को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाते हैं या उनको यूज करना आता है। अब इस स्किल गैप की वजह से भी कंपनी न्यूली एआई ट्रेंड टैलेंट को हायर कर रही है और अपने ओल्ड रोल्स जो है उनको रिड्यूस कर रही हैं। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कैसे इतनी जल्दी ये स्किल मैचअप हो पाएगा। क्या जिन नए सोर्सेज को वो हायर कर रहे हैं, क्या वो एआई एनेबल्ड टूल्स को इतना कॉन्फिडेंटली यूज करने के लायक हैं? ये क्वेश्चन और इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्या ये सभी कंपनियां नुकसान में हैं या ये कंपनी बंद होने के कगार पर है? हाँ, मैं मानता हूँ इनमें से कुछ परसेंटेज कंपनियों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, बट रेस्ट ऑफ दी ऑल कंपनीज दे आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ सिचुएशन। दे आर मेकिंग मनी, दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू ईयर बाय ईयर, और उनके अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो दे आर मेकिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट
एक कॉस्ट कटिंग का जो तरीका सबसे कन्वीनियंट और सबसे आसान कंपनियों को नजर आता है वो ले ऑफ्स ही है। और खासकर कि जब भी कोई इन्वेस्टर का प्रेशर आता है, जैसा कि इंडिया में पिछले 10 से 15 सालों में एक स्टार्टअप का कल्चर चला हुआ है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं मोस्टली या तो वो वीसी फंडेड हैं या बाहर बाहर के किसी बड़े इन्वेस्टर से फंडेड है। तो दोस्तों अपने गलत नंबर दिखाकर, अपनी गलत रिपोर्ट दिखाकर दे इन्वेस्टमेंट तो उठा लेते हैं बाहर की कंपनियों से, लेकिन जब 1 से 2 साल बाद यही कंपनियां उनसे इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट और जो रेवेन्यू प्रॉमिस किए गए थे इनसे एट द टाइम ऑफ रेजिंग द मनी, तो जब ये रिपोर्ट उनसे मांगी जाती है तो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट रिपोर्ट। तो अब इन्वेस्टर का अगला कदम ये होता है कि वो कहते हैं या तो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करिए, अगर आप रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते अपने एक्सपेंसेस को नीचे लाइए। यूँ तो दोस्तों हर कंपनी कॉर्पोरेट फील्ड में अपने आप को इनोवेटिव, स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर प्लानिंग एक्सपर्ट बताती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है या एक्सपेंसेस को नीचे ले जाने की बात आती है तो यही 100 साल पुराना तरीका आजमाते हैं जो उनको सबसे आसान लगता है, ले ऑफ का तरीका। वो क्यों है रुजन? इसके 3 रीजन है। सबसे बड़ा, इसमें कोई इनोवेशन नहीं चाहिए, इसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत नहीं है और इसमें किसी भी मैनेजमेंट के लीडर को अकाउंटेबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सबसे कन्वीनियंट तरीका बन जाता है कॉस्ट कटिंग करने का। तो अभी तक हमने वो सारे कारण देखे जो रिपोर्ट्स में लिखे जाते हैं, जो लिंक्डइन पोस्ट में सेफ लगते हैं, बोर्ड रूम्स में जिन पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स पर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा उस सच्चाई की जिसके के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और जिस पर कोई बात प्रॉबली नहीं करना चाहता, जिस पर एचआर में कोई पॉलिसीज भी नहीं बनती, टाउन हॉल्स में लंबे लंबे भाषण भी नहीं दिए जाते, बट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फील इट डीपली। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें सिस्टम एक्सपोज होता है। तो इसमें सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर का। जब कंपनी बोलती है कॉस्ट कटिंग, हम दोबारा से वो एग्जांपल लेते हैं, तो एवरीबडी नोज जूनियर एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जाता है, मिड लेवल एम्प्लॉयज को सप्रेस किया जाता है और सीनियर लेवल्स को ट्रिम किया जाता है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं, क्या उनको कभी ले ऑफ किया जाता है? आपने सुना है कभी किसी कंपनी के सीईओ को इसलिए हटा दिया गया कि उसका स्किल मिसमैच था या एआई का इम्पैक्ट आ रहा था? मैंने तो नहीं सुना। उनकी बोनसेस चलते रहते हैं, उनके स्टॉक ग्रांट्स कभी टच नहीं किए जाते, उनकी लाइफ स्टाइल पर जीरो इम्पैक्ट आता है, जीरो। कंपनी लॉस में हो, रेवेन्यू नंबर्स डाउन हो, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन फिर भी टॉप फ्लोर में कोई ऑस्टेरिटी नहीं दिखती। यही वो मोमेंट है जहां सच दिखता है। ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये पावर कटिंग है लोअर लेवल और मिड लेवल एम्प्लॉयज के लिए। अब एक स्ट्रेंज लेकिन ट्रुथ है दोस्तों कि हमारी कंपनी में अभी भी एक कॉलोनियल हैंगओवर वाली स्थिति बनी हुई है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चली आ रही है और इसी माइंडसेट से उन्होंने हमारी कंट्री को गुलाम बनाया था। तो आज भी वही चीजें चली आ रही हैं। जो रिवॉर्ड्स है वो टॉप मैनेजमेंट को जाता है कॉर्पोरेट कल्चर में, वर्कलोड और प्रेशर और अनसर्टेनिटी लोअर लेवल एम्प्लॉयज के पास आती है। सिस्टम बदला है, नाम बदले हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला है। अब मैं जो बता रहा हूं आप हो सकता है उससे ऑफेंड हो जाए, बट ये मेरी सोच है, आपको पूरा राइट है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑन दैट फ्रॉम योर एंड। जब भी कभी कंपनी में लॉयल्टी टेस्ट की बात होती है, बिलीव मी दिस इज नॉट अ लॉयल्टी टेस्ट। इसे फ्लैटरिंग कल्चर के नाम से प्रमोट कर सकते हैं हम। कभी भी एचआर भी इसके लिए कभी माइक उठाकर नहीं बोलेगा आपसे। रीस्ट्रक्चरिंग के केस में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा वीक परफॉर्मर्स जो होते हैं या जिनकी लास्ट ईयर रेटिंग अच्छी नहीं थी या जिनकी विल और स्किल इशू है काम करने में, उनका ले ऑफ होगा, ये जरूरी नहीं है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो यस सर या यस मैम कल्चर में जो एम्प्लॉइज फिट होते हैं उनको ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते, बिलीव मी। और अगर आप वर्किंग हैं तो आपने भी ऐसा कभी ना कभी महसूस किया होगा। आपने भी देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग आउटपुट जिनके हैं, जिनकी गुड रेटिंग्स हैं, क्लाइंट एप्रिसिएशन है, जिनकी प्रूवन डिलीवरी है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर भी वो एग्जिट हो जाते हैं। कोई गलती नहीं होती उन एम्प्लॉइज को, लेकिन इसके किसी एम्प्लॉइज के पास या किसी टॉप मैनेजमेंट के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट में परफॉर्मेंस को नहीं, ओबीडियंस को रिवॉर्ड दिया जाता है, राइट? यही वजह है कि कॉर्पोरेट कई बार ऑफिस ही नहीं लगता मुझे तो मिनी पॉलिटिकल सिस्टम लगता है, जहां पे राइट वर्क, राइट टाइमिंग का, ट्रुथ का और सेफ्टी का, स्किल और सिक्योरिटी का कोई मैच ही नहीं है। सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो पावर के करीब है। हाँ, हिंदी में एक वर्ड है इसका, चाटुकारिता, बिल्कुल सही वर्ड है, और वो सक्सेसफुल है आज की कॉर्पोरेट लाइफ में। कॉलोनियल माइंडसेट का पैटर्न एक बहुत क्लियर है।
नीचे वालों के लिए रूल्स बनाओ, मॉनिटरिंग करो, वार्निंग दो। ऊपर वालों के लिए एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, साइलेंस का रूल बनाओ। अगर कोई गलती होती है तो परफॉर्मेंस इशू नीचे वालों का है। लीडरशिप के लिए तो कोई गलती नहीं है, उनके लिए तो अथॉरिटी ही अपने आप में लग्जरी है। एम्प्लॉय को गलती करने की परमिशन नहीं है। इसलिए जब भी कोई बोर्ड मीटिंग में या एनुअल टाउन हॉल में आपसे कहता है वी आर ए फैमिली, तो समझ लीजिए ये वो फैमिली है जहां सैक्रिफाई नीचे से होना है और यू आर द फर्स्ट वन। आप सबसे पहले हैं जो उस फैमिली के लिए सैक्रिफाई करने वाले हैं। तो ये हार्श है, ये अनकंफर्टेबल है और इट्स नॉट साउंड्स गुड है, बट इट्स इज द रियलिटी। और जब तक इस सच को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक हम सिर्फ सिम्टम्स को डिस्कस करते रहेंगे, सिस्टम्स को कभी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो या किसी की भी साथ हो। इट्स वेरी बैड, इट्स लिटरली वेरी बैड, क्योंकि एम्प्लॉय की पर्सनल, उसकी फाइनेंशियल, उसकी फैमिली और उसके इमोशनल इम्पैक्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता इसमें। उसका करियर बर्बाद हो सकता है, उसका करियर एंड हो सकता है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन कंपनी के लिए ये सिर्फ एक नंबर है दोस्तों, और बिलीव मी दिस इज द लाइन आइटम ऑफ ए बैलेंस शीट। तो अब तक इस वीडियो में जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं वो सहज तो बिल्कुल नहीं है, सजावटी नहीं है और शुगर कोटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट दिस इज अ ट्रुथ। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या आप किसी डिजिटल ट्रेंड का हिस्सा बने, वो मेरा उद्देश्य है ही नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, क्या मेरी बात आप तक पहुंची है? क्या इस पूरे वीडियो के दौरान आपको एक पल में ऐसा लगा कि ये कहानी तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है? अगर ऐसा है तो कुछ कमेंट्स में बस एक लाइन लिख दीजिए, जो कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देगी कि मेरी बात एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंची जिसको इसकी जरूरत थी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी नहीं है, लेकिन आपके किसी कलीग की है, आपके किसी फ्रेंड की है या किसी चाहने वाले की है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ये वीडियो उसे जरूर दिखाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को सलाह देना या एडवाइस देने से अच्छा उसको पहले सच बताना जरूरी होता है, और उसको इस बात का एहसास दिलाना जरूरी होता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देता है कि वो अकेला नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।